Hello friends, welcome again with another video. As you can see, the title of the video is large populations and assets to be affected by the sea level rise. तो सी लेवल राइज के होने से क्या क्या अफेक्ट हो रहे हैं हमें, तो वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से इसमें दो कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया गया है जो सी लेवल राइज से अफेक्ट हो रहा है। पहला है लार्ज पॉपुलेशन, दूसरा है एसेट्स। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स को हम बेसिकली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं, तो हम उसी से रिलेट करेंगे इसको। वैसे ये जो इकोनॉमी का कंसेप्ट है एसेट्स, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं बेसिकली। तो एक ये न्यूज़ में क्यों था, पहले हम ये समझ लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए था कि एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें ये प्रिडिक्ट किया गया था कि जो एसएलआर है, जो सी लेवल राइज है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएलआर कहेंगे, कि जो सी लेवल राइज का बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे पास जो लार्ज पॉपुलेशन है और एसेट्स है वो ग्लोबली अफेक्ट हो रहे हैं। और ये जो दोनों चीज़ हैं, जो दोनों हमारे पास जो कंपोनेंट है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ सी लेवल राइज का। तो हमें ये पता चल गया कि क्यों स्टडी जो न्यूज़ में था। तो ये दोनों चीज़ को हमें याद रखना है। अब इसके हम की पॉइंट देखेंगे। तो पहला की पॉइंट ये है कि जो एसएलआर है वो कॉन्सिक्वेंसेस है क्लाइमेट चेंज का। अगर क्लाइमेट चेंज कैसे है ये हम समझ लेते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, जब क्लाइमेट चेंज होता है, क्यों होता है क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उससे क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। तो और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे पास से, उससे सी लेवल राइज बढ़ता जाता है। इस प्रकार ये रिलेटेड है, मतलब डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है विच इज़ प्रेडिक्टेड टू द इंक्रीज। और दूसरी जो प्रिडिक्शन की गई है उसमें ये की गई कि इससे इंक्रीज होगा कोस्टल फ्लडिंग बाई 2100 तक, ठीक है। एंड दूसरी प्रिडिक्शन क्या की गई है इसमें कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है पोटेंशियली एक्सपोज्ड होगी। और वो जो उसमें जो डेटा दिया गया है वो इतना दिया गया है कि जो 128 टू 171 मिलियन से 176 टू 287 मिलियन तक पॉपुलेशन जो है वो 2100 तक एक्सपोज हो जाएगी, मतलब इसके इफेक्ट में आ जाएगी डायरेक्टली। तो ये हमें पता चल गया। बेसिकली ये डाटा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्या होता है कि व्हेन वी आर राइटिंग द मेंस आंसर, सो यू कैन कोड दिस टाइप ऑफ लाइन्स एंड बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ लाइन, ओके। एंड द अनदर डेटा इज 0.5% टू 0.7% जो वर्ल्ड की लैंड एरिया है वो भी रिस्क में आ गई है। किसके? कोस्टल फ्लडिंग के। और इससे इम्पैक्ट जो होगा ना वो 2.5 से 4.1% होगा पॉपुलेशन का, ठीक है। मतलब अगर इतना लैंड एरिया जो कोस्टल फ्लडिंग है उसके अंदर आता है तो इससे पॉपुलेशन को जो इफ़ेक्ट होगा वो कितना होगा? 2.5 परसेंट से 4.1%, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हम सी लेवल राइज के होने से कितना इम्पैक्ट होगा हमारी पॉपुलेशन को। बट तब भी जो बिग इकोनॉमी है और बेसिकली डेवलपिंग इकोनॉमी है वो तब भी ध्यान नहीं दे रही है। मोस्ट ऑफ लाइक देर इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूएसए, ओके। यूएसए लीव द पेरिस क्लाइमेट डील, वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, ओके। सो वैल्यू ऑफ द ग्लोबल एसेट्स एक्सपोज टू कोस्टल फ्लडिंग। जो वैल्यू है ग्लोबल एसेट्स की वो एक्सपोज करेगी कोस्टल फ्लडिंग को। और सॉरी, वैल्यू ऑफ ग्लोबल एसेट्स एक्सपोज टू कोस्टल फ्लडिंग। और वो कितना जो वैल्यू है उसकी एसेट्स की वो कितनी है? 12 to 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। कहने का मतलब ये है कि जब अगर जो सी लेवल राइज होता है तो उससे एसेट्स का कितना नुकसान होने वाला है कमिंग ईयर में? 12 से 20% तक ग्लोबल जीडीपी के। बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। तब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग बाग, ठीक है। तो जो अगला जो की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ग्लोबली क्या हो रहा है? 68% एरिया दैट इज़ प्रोन टू कोस्टल फ्लडिंग, ओवर 32% कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द रीजनल एसएलआर। तो हमारा जो 68% एरिया है वो कोस्टल फ्लडिंग से प्रोन है, ठीक है। बट उसमें क्या है, 32% जो है रीजनल एसएलआर से प्रोन है। मतलब उसमें जो पार्ट है 32% का वो रीजनल एसएलआर में आता है। रीजनल एसएलआर का मतलब क्या है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे ग्लोबल में बहुत सारी कंट्री आती है, बट समटाइम वी विल टॉक अबाउट इंडिया एंड समटाइम वी विल टॉक अबाउट चाइना। सो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब डिफरेंट इकोनॉमी का, सेपरेट इकोनॉमी का और इंडिविजुअल इकोनॉमी का उसका जो पार्ट है वो 32% है। तो हमें इतनी बात समझ आई। अब हम देखेंगे सी लेवल राइज होता क्या है, ठीक। sea level rise sea level rise is an increase in the level of world's ocean due to effects of climate change। तो सी लेवल राइज है वो जो वर्ल्ड का ओशन है उसके लेवल का इंक्रीज होना,
ही क्या कहलाता है हमारे पास, और उसका जो इंक्रीज़ होना ही क्या कहलाता है हमारे पास, सी लेवल राइज कहलाता है। जो सी लेवल राइज इन इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वर्ल्ड ओशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सी लेवल राइज जो है वो वर्ल्ड का जो ओशन है उसके लेवल का इंक्रीज़ होना, और किसकी वजह से हो रहा है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। इसको ही हम क्या कहते हैं, जो SLR बोला जाता है, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग। तो जो क्लाइमेट चेंज है, मैंने बताया था पीछे अभी तुम्हें कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे ही क्लाइमेट चेंज होता है हमारा। तो स्पेशली इसमें किसकी बात की गई है, सी लेवल राइज बढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग की, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की। और इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज़ होने के 3 कंपोनेंट बताए गए हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बता दो, क्लाइमेट चेंज बता दो, SLR बता दो, तीनों का एक ही रीज़न ठोकाना एग्जाम में, ठीक है। तो क्या है कि इसमें 3 कंपोनेंट बताए गए हैं, 3 फैक्टर बताए गए हैं। प्राइमरी 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, वो थर्मल एक्सपेंशन, मेल्टिंग ग्लेशियर, लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आइस शीट्स। तो हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि जब वाटर हीटअप होता है तो एक्सपैंड होता है। तो समझ गए यहीं से कि कोई वाटर, सपोज एक गिलास में वाटर है, अगर हमने उसको गर्म किया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसका लेवल जो है वो भी बढ़ने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि जो लेवल है उसका वो बढ़ गया। तो सी लेवल पे भी ऐसा ही होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन में समझ आ गया कि जब कोई वाटर हीटअप होता है तो वो एक्सपैंड करता है, तो इससे उसका सी लेवल राइज इंक्रीज होने लगता है। तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो उससे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है सी लेवल राइज पे। सपोज किसी टाइम पे जो टेम्परेचर था हमारे एटमॉस्फेयर का वो कुछ डिग्री था, ठीक है। और जो हमारे माउंटेन एरिया पे क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है, आइस शीट्स होती है, वो उन पे चिपकी होती है। तो उस टेम्परेचर पे जो मैंने टेम्परेचर बताया उससे वो मेल्ट नहीं हो पाती है। बट अब क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या रहा है, वो मेल्ट हो रही है। वो जो आइस शीट्स हैं वहाँ पे, जो ग्लेशियर पे, सॉरी, माउंटेन पे जो चिपकी पड़ी है वो सीड्स है वो मेल्ट होती जा रही है। उससे क्या होता जा रहा है कि वो मेल्ट होगी तो तब मेल्ट होने से उसका वाटर, कहीं वाटर बनेगी। मतलब जब बर्फ़ पिघलेगी तो वाटर बनेगी डेफिनेटली। जब वाटर बनेगी तो वो कहाँ पे जाती है, वो रिवर्स में जाती है। रिवर्स में जाने से क्या होता है कि जो रिवर का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। जब रिवर का लेवल बढ़ेगा तो वो रिवर कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मीट करती है, वो रिवर मीट करती है किसी भी समुद्र में जाके, ओशन में जाके। तो ओशन में जब जाएगी उसका लेवल बढ़ के जाएगा, तो उससे क्या होगा कि समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा भी हमें समझ आ गया। अब तीसरा देख लेते हैं, लॉस ऑफ ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक आइस शीट। तो ग्रीनलैंड का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारी लैंड है जो कि ग्रीन है। ग्रीन का मतलब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, हम उसको लॉस कर देंगे, डिस्ट्रॉयड कर देंगे, तो जो वहाँ के पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, मतलब प्लांट्स क्या होते हैं कि वो कार्बन को सिंक करते हैं अपनी तरफ को, ठीक है। मतलब अपनी तरफ क्या, कार्बन का सिंक होते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं। तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, तो कार्बन का सिंक कौन करेगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, CO2 का कंटेंट एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के में कंटेंट CO2 के बढ़ने से क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी, ठीक है। तो उससे सेम कंडीशन वही जो पीछे बताया था कि जो थर्मल एक्सपेंशन, ये सब कंडीशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होने लगेंगे, ठीक। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब देखते हैं, इसमें स्टडी में और कुछ बोला गया था कि जो एवरेज ग्लोबल सी लेवल है वो राइज हो चुका है 8.9 इंचेस बिटवीन 18 एटीन एटीन 1880 से 2015 के बीच में कितना इंक्रीज हो चुका था, 8.9 इंचेस, ओके। सो दैट इज़ मच फास्टर दैन द प्रीवियस 2700 ईयर तक। मतलब 2700 साल का अगर डेटा हम लें तो उसके कंपेयर में ये जो 1880 और 2015 है उसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर अगर 2000 जो 27 साल में करें तो 8.9 इंचेस बढ़ चुका है ग्लोबल लेवल जो है, सी लेवल जो है, ठीक है, वो बढ़ चुका है। अब हम देखते हैं कि रीजनल SLR क्या होता है। रीजनल SLR के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो SLR जो होता है वो, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ the regional SLR, but we are talking about SLR. So SLR is not uniform across the world. We know कि रीजनल जो SLR होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, बट रीजनल SLR में बी हायर एंड लोअर देन ग्लोबल SLR ड्यू टू, जो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो SLR है वो कहीं पे अलग होता है, कहीं पे अलग होता है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता है अक्रॉस द वर्ल्ड। बट जो रीजनल SLR है वो कहीं पे हाई होता है, कहीं पे लोअर होता है, इसी की वजह से, ठीक है, SLR के यूनिफॉर्म ना होने की वजह से।
तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसिस्टेंस की वजह से होता है, अप स्ट्रीम फ्लड कंट्रोल की वजह से होता है, मतलब कहीं पे सबसिडेंस ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो वाटर है, वाटर लेवल है, मतलब ऐसा क्या अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारे पास जो पहले क्या हुआ करता था, वेट, तो सबसिडेंस होने लगा, अप स्ट्रीम फ्लड कंट्रोल करने लगे लोग। एंड मतलब कुछ कंट्री होती हैं कि जो अप स्ट्रीम फ्लड कंट्रोल करती है, इरोजन करती हैं, इरोजन को कंट्रोल करती है, रीजनल ओशन करंट कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, वेरिएशन होते हैं इन द लैंड हाइट में, जिसकी वजह से कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई कि एसएलआर कहीं मतलब यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। यूनिफॉर्म ना होने का रीज़न कि कहीं पे हाइट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे अब स्ट्रीम फ्लड जो कंट्रोल है वो सही से होता है, कहीं पे सही से नहीं होता, कहीं पे सबसिस्टेंस ज़्यादा होता है, कहीं पे सबसिस्टेंस कम होता है। तो ये रीज़न है कि जो रीजनल एसएलआर है वो वेरी करता रहता है, मतलब कहीं पे हाई होता है, कहीं पे लो होता है। अब जो सी लेवल राइज है ना, सी लेवल को हम कैसे मेज़र करते हैं, उसका जो मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो टाइड स्टेशंस हैं एंड सैटेलाइट लेज़र है। तो हम इसको याद रखेंगे क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि किससे रिलेटेड है, या ऐसे दे सकते हैं कि सी लेवल राइज किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं। तो कौन से हो जाएंगे, टाइड स्टेशंस एंड सैटेलाइट लेज़र, एल्टीमीटर्स। ओके, अब क्या हुआ, अभी एक जो आईपीसीसी है उसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसका नाम था स्पेशल, विल शो यू, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फेयर इन चेंजिंग क्लाइमेट। तो उसने भी ये हाईलाइट किया है कि जो चेंज है, जो चेंजेस हो रहे हैं टेकिंग प्लेस इन ओशियन, ग्लेशियर एंड आइस डिपॉजिट ऑन लैंड एंड सी, मतलब उसने भी ये हाईलाइट किया है कि जो चेंजेस होते जा रहे हैं ओशन में भी, ग्लेशियर में भी, आइस डिपॉजिट्स में, ऑन लैंड एंड सी पे। ठीक है, तो ये बात समझ होगी, मतलब हम इसको कोट कर सकते हैं कि मतलब अपने आंसर को प्रूव करने के लिए, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन आज इन द मेंस इज लाइक कि गिव सम एग्जांपल और सपोर्ट द आंसर, सपोर्ट द क्वेश्चन दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग, सो यू कैन हाईलाइट दिस एग्जांपल। ओके, so report expects ocean to rise between 10 to 30 inches by 2100 with the temperature warming 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया था कि जो ओशन का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा 10 से 30 जो इंचेस तक, और जो टेम्परेचर वार्मिंग होगी वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमारी समझ में आ गई। अब इसके इम्पैक्ट, क्योंकि जब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इम्पैक्ट लिखने में ज़रूरी होता है, पूछा जाए तब भी हम लिख देते हैं इम्पैक्ट को, तो हम इम्पैक्ट को सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ एसएलआर, इम्पैक्ट ऑफ एसएलआर सबसे पहले इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, तो हम 4-5 पॉइंट ये लिख लेंगे अपनी कॉपी में, मतलब जहाँ पे तुम लिख रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे, वहाँ पे ये ऐड कर सकते हो। तो पहला इम्पैक्ट क्या है, कोस्टल फ्लडिंग। अब बेसिकली क्या होता है कि जब सी लेवल बढ़ता है, तो सपोज़ मुंबई कोस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो मुंबई कोस्ट तक कुछ एरिया तक पानी आता है, बट सी लेवल राइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि वो अंदर तक भी बढ़ने लगेगा, तो इससे क्या होगा, कोस्टल फ्लडिंग बढ़ती है। तो इससे कोस्टल फ्लडिंग से हमारे जो कोस्टल एरिया हैं, जैसे मुंबई हो गया, इसमें भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे गोंजोहू हो गया, जकार्ता हो गया, मिमी हो गया, और मुंबई एंड मनीला हो गया, ये इन पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब इनकी पॉपुलेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सबको लॉस होता है। ठीक है तो ये चीज़, सॉरी, ये चीज़ हमें समझ आ गई कि कोस्टल फ्लडिंग आती है तो उससे क्या क्या इफेक्ट होता है, ये इम्पैक्ट है किसका, एसएलआर का। दूसरा इम्पैक्ट हम देख लेते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल बायोडाइवर्सिटी। अब कोस्टल फ्लडिंग ही आ गई, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोस्टल फ्लडिंग आ गई, तो जो कोस्टल एरिया के पास में, जो कोस्टल एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है, सपोज प्लांट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा, जब कोस्टल फ्लडिंग आएगी तो वो उनको डुबा देगी, मतलब उसके अंदर वो चले जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे, तो उससे जो उनकी ग्रोथ है ख़त्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो हमारे पास ग्लोबल, सॉरी, वैल्यू चेन में, जो बायोडाइवर्सिटी है ना हमारी, वो फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें जो रीज़न दे रखे हैं डिस्ट्रक्शन के, वो क्या है, इरोजन होने लगेगा, वेटलैंड फ्लडिंग आने लगेगी। वेटलैंड का मतलब क्या है, वेटलैंड जो होती है फ्लडिंग आने लगेगी, उसमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो भी लॉस होने लगेगी। ठीक है, बता दिया मैंने कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो फूड चेन में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स प्ले करती है। ये एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट, आई विल स्टार्ट द सीरीज, ओके, आफ्टर सम टाइम।
सो एंड एग्रीकल्चर सॉइल जो कंटेमिनेशन बढ़ने लगते हैं, एग्रीकल्चर कैसे बढ़ने लगते हैं कि सपोज़ वाटर जो है फ्लडिंग से वो किसी एरिया में आ चुका है, बट ये जो वाटर होगा ये जो होता है सॉल्टी वाटर होता है, जो ओशन का वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। तो आफ्टर सम टाइम व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो द इवापोरेशन जो फिनोमिना है वो इंक्रीज होने लगता है। जब इवापोरेशन होगा तो वो जो वाटर है वो हवा में उड़ जाएगा, मतलब इवापोरेट हो जाएगा। बट वहाँ पे क्या रहता है, कंटेंट जो सॉल्ट का है वो बचा रह जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है, सॉइल सॉल्टी हो जाती है, इससे कंटेमिनेशन बढ़ जाता है। इस जब जो सॉइल होती है हमारी, अगर सॉल्टी हो जाए तो उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो घटने लगती है, तो इससे हमारे एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें समझ आ गया ये चीज़ें। एंड लॉस्ट हैबिटाट फॉर डाइवर्सिटी, अब जब वहाँ मतलब जो हैबिटाट ही नहीं बचेगा तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने लगी, क्योंकि वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा आकर के। तीसरा जो इम्पैक्ट है वो क्या है, डेंजरस स्टॉर्म सर्ज बहुत बढ़ने लगेंगे। ठीक है, कैसे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जो सी लेवल राइज है वहाँ पे तूफान आने लगेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने हरिकेन और टाइफून का। तो हरिकेन बढ़ने लगेंगे, साइक्लोन्स बढ़ने लगेंगे, टाइफून्स बढ़ने लगेंगे जब जो सी लेवल राइज बढ़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है और लो प्रेशर जनरेट होने लगता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस हैं। अब चौथा देख लेते हैं, लेटरल एंड इनलैंड माइग्रेशन। तो लेटरल और इनलैंड माइग्रेशन में क्या अंतर होता है मुझे बता सकते हैं, बट मैं लेटरल का बता दे रहा हूँ। लेटरल का मतलब होता है कि जब कोस्ट से कोस्ट में ही माइग्रेशन होता है, मतलब कोस्टल एरिया, जैसे मुंबई है, मुंबई के कुछ एरिया में फ्लड आई तो उससे वहाँ से उठ करके लोग दूसरे उसी मुंबई कोस्ट के फ्लड कोस्टल रीजन में चले गए, इसको बोलते हैं लेटरल माइग्रेशन। इनलैंड का मतलब लैंड के अंदर ही होता है, मतलब लैंड पर रहने, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया हमारे। कॉज डिस्प्ले, इससे क्या होता है कि कॉज करता है डिस्प्लेसमेंट। अब पता चले माइग्रेशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है। एंड डिस्पोजिशन, ठीक है, एंड इन टर्न्स रिफ्यूजी क्राइसिस वर्ल्ड वाइड। इससे क्या हो रहा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा तो जो रिफ्यूजी बढ़ने लगेंगे, इससे रिफ्यूजी क्राइसिस आने लगेगा। क्योंकि अभी हमें पता चला है कि जैसे बहुत सारे एरिया हैं वहाँ से लोग उठ करके अपने इंडिया में आने लगेंगे, तो इससे अब इंडिया के पास इतनी जगह नहीं है ना, मतलब है तो विदाउट एनी यूज़ कोई भी काम दुनिया करती नहीं है। ठीक, अगर किसी को कुछ बेनिफिट होगा तभी लोग वर्क करते हैं उसके लिए। बट रिफ्यूजी बढ़ने लगेंगे तो इससे रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग, अब देखो ह्यूमैनिटी भी यार कुछ चीज़ होती है तो ह्यूमैनिटी वॉयलेट होने लगती है, तो ये सब चीज़ होता है। इफ़ेक्ट ऑन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब क्या होता है देखो, अगर सर्जेस आएंगे, स्ट्रॉम आएंगे, तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें लॉस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे इंटरनेट ही डिसरप्ट होने लगता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। थ्रेट थ्रेट टू इनलैंड लाइफ, जो थ्रेट होने लगे इनलैंड लाइफ की में भी थ्रेट आने लगेंगी, क्योंकि जो राइजिंग सीज हैं वो कैन कंटेमिनेटेड सॉइल एंड ग्राउंड वाटर को। अब देखो, थ्रेट टू इनलैंड लाइफ कैसे रिलेट करते हैं कि अब हमारे पास जो वाटर है फ्लडिंग का, वो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आकर के गैदर हो गया। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम द इवोपरेशन विल अकर, यानी जब इवोपरेशन होगा तो वो वाटर जो है वो इवोपरेट होने लगेगा, इवोपरेट हो जाएगा, सारा इवोपरेट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या रहता है, वाटर का जो सॉल्ट बचा रह जाता है। सॉल्ट बचे रहने से जो सॉइल होती है हमारी वो कंटेमिनेट हो जाती है, सॉल्टी हो जाती है, जिससे वो रहने योग्य नहीं रहती और प्रोडक्टिविटी भी उसकी घट जाती है। तो वो लोग, जिससे क्या होता है कि लाइफ को थ्रेट करती है लोगों की, वो जो वहाँ पे रहते हैं उनके जो सब्सिस्टेंस है उनको खो देती है, और ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो जाएगा, क्योंकि नम का पानी थोड़ी पीते हैं लोग। टूरिज्म एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, अब टूरिज्म को कैसे इफेक्ट करती है, टूरिज्म को कैसे इफेक्ट करती है देख लेते हैं। अब देखो, बहुत सारे जो दूसरे दूसरे कंट्री के लोग आकर के इंडिया में रहते हैं, इंडिया में रहने लगे हैं। ठीक है, सॉरी, जो टूरिज़्म कैसे इफ़ेक्ट करती है, टूरिज़्म से जैसे बहुत सारे जो देश से लोग आते हैं, फ्रांस से और दूसरे कंट्री से आकर के लोग इंडिया में घूम के जाते हैं, तो वो कोस्टल एरिया में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो टूरिज़्म, अगर वहाँ जो फ्लडिंग आने लगी और कोस्टल एरिया नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, तो वहाँ टूरिज़्म जो है वो टूरिज़्म ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे। और टूरिज़्म, यू नो, कि जो इंडिया की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी तो इंडिया की जीडीपी भी घटने लगेगी, जो कि वेरी बैड थिंग। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कैसे इफेक्ट होती है, मिलिट्री समटाइम, यू नो, देर इज सम एक्सरसाइज अकर बिटवीन टू कंट्रीज और टू मोर देन टू कंट्रीज, लाइक I will give you an example, like quad is an another, this is not an exercise, but this is an this is an this is an organization which people which in which
ठीक है। तो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कैसे होती है, जैसे हमारी जो कोस्ट गार्ड है वो वर्क कर रही है एट द कोस्टल एरियाज़, ठीक है। तो अगर वो वहाँ पे फ्लड आने लगेगी और सी लेवल राइज बढ़ जाएगा, तो जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, और जो हमारी बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो भी डिसरप्ट हो जाएंगी। जो जिससे कि हमारे जैसे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में बहुत सारी एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारी जो सिक्योरिटी है, नेवी मेरी टाइम सिक्योरिटी, उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी क्या अपना सकते हैं टू थ्रेट ऑफ एसएलआर की थ्रेट से हम अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी कैसे, मतलब क्या हो रहा है कि अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी कौन कौन सी हो सकती है जो थ्रेट क्रिएट हो रही है एसएलआर से, वो देख लेते हैं। तो पहली क्या है, रीलोकेशन। पहला हम कैसे अडेप्टेशन कर सकते हैं, रीलोकेट करके पीपल को। अब एग्जांपल दिए गए हैं इसमें कि किरिबाती आइलैंड जो है उसमें मतलब प्लान किया गया है कि उसको शिफ्ट कर देंगे, फिजी में फिर शिफ्ट कर देंगे, मतलब जो किरिबाती आइलैंड हैज़ प्लान टू शिफ्ट टू फिजी। ओके। वाइल द कैपिटल ऑफ वाइल जो इंडोनेशिया इज बीइंग रिलोकेटेड फ्रॉम द जकार्ता टू बोर्नियो। कहने का मतलब क्या है कि जो कैपिटल है इंडोनेशिया की उसको भी रिलोकेट कर दिया जाएगा जकार्ता से बोर्नियो में। ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं कि बिल्डिंग सी वॉल। अब सी वॉल बना देंगे तो उससे क्या होगा कि जो वाटर है वो अंदर नहीं आ पाएगा। इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे इंडोनेशिया ने बनाया जेंट सी वॉल, और इसको बोलते हैं, और इसको बोला जाता है जेंट गरुडा। इससे क्या होगा, प्रोटेक्ट होंगे सिटी फ्रॉम द फ्लड्स। मतलब इसमें बहुत सारी सिटी प्रोटेक्टेड हो जाएंगी, जिससे जो वाटर है वो अंदर नहीं आ पाएगा। अब तीसरा देख लेते हैं मतलब, और दूसरा देख लेते हैं क्या है, बिल्डिंग इनक्लोजर, मतलब बिल्डिंग इनक्लोजर करेंगे। कुछ रिसर्चर ने भी प्रपोज किया है, जैसे नॉर्दर्न यूरोपियन इनक्लोजर डाम प्रपोज किया है, जो क्या करेगा, इनक्लोज कर लेगा नॉर्दर्न सी टू प्रोटेक्ट 15 नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री को फ्रॉम सी जो राइजिंग सीज हो रहे हैं उनसे। ठीक है, कि मतलब वहाँ पे अंदर वाटर नहीं आ पाएगा, तो इससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे वो इजीली। ठीक है, रिसर्चर ने प्रपोज किया है नॉर्दर्न यूरोप इनक्लोजर डैम। ठीक। और ये कुछ जो पर्शियन गल्फ है, मेडिटेरेनियन सी के लोग हैं, जो इनको भी, इनसे भी मतलब लोगों को बचाएगा। अब तीसरा और एक और देख लेते हैं कि जो आर्किटेक्चर है टू स्टीयर फ्लो ऑफ वाटर, मतलब आर्किटेक्चर करना टू स्टीयर फ्लो ऑफ वाटर का। जैसे अभी कुछ 10 सिटी है, जैसे रोटरडाम हो गया, बिल्ट बैरियर बना रहे हैं, ड्रेनेज बना रहे हैं। ठीक है, इनोवेटिव जो आर्किटेक्चर फीचर्स है वो बना रहे हैं, सच है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है वाटर स्क्वायर, मतलब चारों तरफ वाटर स्क्वायर बना दिया। ठीक है, और टेम्परेरी पॉन्ड बना दी जिसमें मतलब वाटर इकट्ठा हो जाए करके और वो अंदर ना जाए। तो ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है जिससे कि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके, और सी लेवल राइज को के जो बढ़ने से जो फ्लड आ रही है उनको कंट्रोल किया जा सके। और इसमें वे फॉरवर्ड की बात करी गई है। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वे फॉरवर्ड में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि अगर हम रिड्यूस करें फ्यूचर ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और फ्लडिंग भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और सी लेवल राइज भी नहीं बढ़ेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म हमारा गोल हो सकता है एसएलआर को चेक करने के लिए। अब इसका एग्जांपल दिया गया है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है प्रोवाइड ए क्लियर विजन ऑन लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारी जो इकोनॉमी है, जैसे ग्लोबल डेवलप्ड है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, उन्होंने कमिट किया था कि लिमिट करेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, सम ऑफ द, तो ये समझ आ गया हमारे पास। तो हम इसमें मतलब अच्छे से कमिट करें, अच्छे से पार्टिसिपेट करें, जिससे क्या होगा हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैस है वो रिड्यूस होने लगेगी। सम ऑफ द स्टेप इन दिस डायरेक्शन वुड बी इंक्लूडेड। अब कुछ स्टेप इसमें दिए गए हैं, क्या कर सकते हैं हम कि जो फॉसिल फ्यूल है उससे स्विच कर सकते हैं क्लीन अल्टरनेटिव्स में। जैसे क्या हो गया, सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी हो गई। तो फॉसिल फ्यूल ना जला करके हम क्लीन एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। इसमें दोनों एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। इनको हम यू कैन कोट इनटू द एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट टॉपिक लाइक हाउ टू कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज। सो एंड अनदर पॉइंट इज इंस्टीट्यूटिंग कार्बन टैक्स। हम कार्बन टैक्स को बढ़ा सकते हैं ऑन द इंडस्ट्री एंड सब्सिडाइज कर सकते हैं रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट को। अगर कुछ पॉलिसी है जिसमें हम सब्सिडाइज कर दें और रिड्यूस कर दें कार्बन फुटप्रिंट को, इससे भी हमारा क्या होगा कि जो एसएलआर है उसका जो वैल्यू है वो घटने लगेगी। तो इंस्टीट्यूटिंग कार्बन टैक्स ऑन इंडस्ट्री एंड सब्सिडाइजिंग फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन टैक्स बढ़ाओ, इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं तो उन पे कार्बन टैक्स बढ़ाओ, और सब्सिडाइज करो फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट को। मतलब जो कंपनी है उनको, जो इंडस्ट्री है उनको सब्सिडाइज करो। ठीक है। एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, अनदर
जो स्टेप दिया गया है वो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक आर्टिफिशियल तरीका है जिससे हम ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। मतलब जैसे ग्रीन हाउस गैस को कम करने का ही एक तरीका है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। तो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को बढ़ावा देना चाहिए। एफोरेस्टेशन दूसरा एग्जाम और चीज़ दे रखी है इसमें कि एफोरेस्टेशन को बढ़ाओ। ठीक है, एफोरेस्टेशन को बढ़ाना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को घटाना चाहिए। सब्सिडाइज करना चाहिए रिसर्च को ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशन नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाते? वो इसलिए कि जो रिसर्चर है उनको चाहिए भाई पैसे, सभी को चाहिए होते हैं पैसे सब, तो उनको सब्सिडाइज करें कि वो रिसर्च करें क्लाइमेट चेंज के ऊपर और नए नए सॉल्यूशन को हमारे पास भेजें जिससे कि हम उन पर काम कर सकें, गवर्नमेंट काम कर सकें। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सी लेवल राइज के जो इम्पैक्ट हैं किस पे, पॉपुलेशन पे और एसेट्स पे। ठीक, तो समझ आ ही गया होगा। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द न्यू वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। I will tell you about my channel. This is the demo video. So thank you so much.